गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 के गॉस लॉ के बारे में आपको बताएंगे। हमने गॉस लॉ पे 2 लेक्चर आपको बता दिए। गॉस लॉ का प्रूफ या बेसिकली हम कह सकते हैं इलस्ट्रेशन था। गॉस लॉ का स्टेटमेंट, गॉस लॉ का इलस्ट्रेशन आपको मैं समझाया, गॉस लॉ क्या होता है। और उसके बाद मैंने आपको गॉस लॉ के कुछ एग्जाम्पल समझाए कि ये किस तरह से कब वैलिड होता है, कब नहीं, फ्लक्स कब जीरो हो जाती है, ये सब मैंने डिस्कस आपको करा दिए थे। आज हम बात करेंगे गॉस लॉ के बेसिक एप्लीकेशंस पे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसके एप्लीकेशन ऑफ, हेडिंग लगाते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो देखिए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में सबसे पहले बेसिक है, पहला है जो वो है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। हमारी पहली हेडिंग इसमें है डिडक्शन या डेरिवेशन भी कह सकते हैं, डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ with the help of गॉस लॉ। देखिए ये सब टॉपिक जो हमारे चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। इससे एक क्वेश्चन डेरिवेशन अगर आता है 3 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स के भी डेरिवेशन आते हैं। ठीक, इसमें जितने भी मैं आपको टॉपिक कराऊंगा बेसिकली जो भी है 3-4 टॉपिक, उसमें आपका डेरिवेशन ही है। ठीक है, उसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं, ग्राफ भी पूछा जाता है। इन केस डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल के साथ साथ अगर रहेगा 5 मार्क्स का आपका रहेगा, अगर सिर्फ ओनली डेरिवेशन रहेगा तो 3 मार्क्स का। तो देखिए पहला डिडक्शन है, तो इसमें हम कुछ एजम्पशन लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये एज्यूम करते हैं एक पॉइंट चार्ज। हम मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, हम ये कंसिडर कर लेते हैं ये पॉइंट चार्ज, जिसका मैंने चार्ज मान लिया क्यू चार्ज। ठीक है, अब हम इससे एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं आर से। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में पॉइंट चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस कैसा बनता है, स्फेरिकल बनेगा। तो इसके लिए जो कवर करने वाला सरफेस होगा वो होगा स्फेरिकल। मान लीजिए हमारा ये एक स्फेयर बना लेते हैं। देखिए यहाँ से आए स्फेयर मैंने बना लिया। ये हमारा स्फेयर तैयार। देखिए अब हम एक स्फेयर बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा मान लीजिए हमारा एक स्फेयर है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए हमारा पॉइंट चार्ज रखा था पहले। सबसे पहले हमने क्या माना, एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया, क्यू चार्ज है। एक आर डिस्टेंस दूर पर मैंने एक इसका क्या बना दिया, गॉसियन सरफेस। इसका नाम क्या बोलेंगे, ये कैसा सरफेस होगा हमारा, ये हमारा होगा गॉसियन सरफेस। इसका हम नाम दे देते हैं, ये है हमारा गॉसियन सरफेस। तो देखिए चार्ज आपको कहा है इनसाइड द क्लोज लूप, यानी इनसाइड द गॉसियन सरफेस है। तो देखिए इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हर तरफ क्या होगी, रेडियली आउटवर्ड होगी। जो आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, इधर वाली इधर, ऐसे इस तरह से बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी निकलती है। ठीक है, अब देखिए हम एक यहाँ से हम सब में निकालते हैं, हम एक लाइन ले लेते हैं, कोई भी एक, हम रेडियस वाले ही लेके चलते हैं। मान लीजिए उसी डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा स्फेरिकल पार्ट ले लेते हैं, जिसको मैंने एरिया वेक्टर मान लिया, ये क्या है, ds। ठीक है, ये ds है। अब यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, बहुत ध्यान से देखिएगा डायग्राम। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में आपकी है इलेक्ट्रिक फील्ड E, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन ds जो है वो इसी डायरेक्शन में है। अब देखिए जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। अब आइए हम बात करते हैं इसको लिखते कैसे हैं। हम अज्यूम करते हैं, लेट अस कंसिडर a point charge and
make a Gaussian surface, make a Gaussian surface of radius r, इसकी रेडियस का गॉसियन सरफेस बनाते हैं। कैसा है? स्फेरिकल है, यहाँ लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा स्फेरिकल सरफेस विथ रेडियस r है, ठीक है। देन अब देखिए, देन क्या, फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है हमारा? फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल क्लोज लूप, यानी क्लोज लूप यहाँ नहीं लगाया, यहाँ सिर्फ इंटीग्रल ई डॉट डी एस, बेसिकली इसको हम बोले तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डी एस की डायरेक्शन सेम, मतलब थीटा की वैल्यू 0, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लक्स की वैल्यू इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ठीक है। अब ये हो गया ई डी एस कॉस 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डी एस कॉस 0 की वैल्यू 1। यहाँ देखिए ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई कांस्टेंट है, सभी की इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की हो, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ हम लिखेंगे ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? ई इज इक्वल टू, सॉरी ई यहाँ पे लिखेंगे डी एस की जगह इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये डी एस को क्या है, मैंने एक स्मॉल स्फेरिकल एलिमेंट लिया था, ठीक है। अब ये एलिमेंट छोटे छोटे कर करके बहुत ढेर सारे हम सबका इंटीग्रल मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पार्ट का क्या करें? सम कर लें। अगर सम कर देंगे तो इसकी एरिया हमें पता चल जाएगी। लेकिन छोटे छोटे पार्ट का अगर हम पूरे स्फेयर है, एक छोटे छोटे पार्ट का सब जगह पे एरिया कट करके उसको सम कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगी? इसकी टोटल एरिया मिल जाएगी। और हमें ये मालूम है इसकी एरिया टोटल क्या होती है। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा आएगा ई इंटू एस, वेयर यहाँ आप लिख लीजिएगा एस क्या है? वेयर एस क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, क्या है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फार्मूला होता है एस इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ जब लिखेंगे तो ये क्या जाएगा? फाई इज इक्वल टू, फाई ई जो हमारा आएगा वो आएगा ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया। हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम आते हैं गॉस लॉ को लेके। तो हमारा गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या है? नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, according to Gauss law of electrostatic, Gauss law of electrostatic, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक गॉस लॉ क्या कहता है? फाई ई जो होगा वो हमारा किसके बराबर होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट करते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको आगे सॉल्व करते हैं, या यहीं देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों ही फ्लक्स की वैल्यू। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, ये हमारे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन है, ठीक है। अब इसको आप नोट करिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ, तब आप नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो। देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के द्वारा क्या आता है हमारा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड क्या मिला? दोनों फ्लक्स है, तो आप लिख सकते हैं ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मान लीजिए, पॉइंट कोई क्या हो? P पॉइंट है, और ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ का पॉइंट O है, इस पर चार्ज क्या रखा हुआ है? Q रखा। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे इससे? E इज इक्वल टू 4 पाई इधर आ जाएगा, तो आप लिखेंगे Q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। और थोड़ा सा इसको सेपरेट करते हैं, देखिए जब सेपरेट करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r स्क्वायर। ये हो गया, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ये हो गया E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई r स्क्वायर। अब देखिए हम मान लेते हैं ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अब हम क्या जानते हैं? मान लीजिए यहाँ पे P पॉइंट पे, क्योंकि आप जब भी फोर्स निकालोगे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज आता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इफ टेस्ट चार्ज
टेस्ट चार्ज Q नॉट is placed near the point या at the point P। मान लीजिए कोई टेस्ट चार्ज Q नॉट कहाँ प्लेस कर दिया जाए, P के पास। अब सोचिए एक चार्ज यहाँ, और अगर मैं एक चार्ज यहाँ प्लेस करता हूँ किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसके बीच लगने वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लग सकता है। क्योंकि अगर सेम नेचर का होगा तो रिपल्सन करेगा, डिफरेंट नेचर होंगे तो अट्रैक्शन करेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये उसमें क्या होगी, एक फोर्स फील होगी, जिसको हम बोलेंगे कूलम्बिक फोर्स। यहाँ देखिए, अगर इफ टेस्ट चार्ज Q नॉट इज प्लेस्ड एट पॉइंट P, देन चार्ज Q नॉट experienced a force that is, इसका क्या मतलब हुआ, F इक्वल्स टू हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, Q नॉट इंटू E। क्या फार्मूला है, F इक्वल्स टू Q नॉट E। मैंने आपको लास्ट क्लास बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसको अगर जस्ट मल्टीप्लाई कर दे क्या मिल जाएगा, F इक्वल्स टू Q नॉट इंटू E। अच्छा, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, Q नॉट यहाँ इंटू ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q नॉट बाई आर स्क्वायर। देखिए कूलम्ब फोर्स का भी फार्मूला क्या था, यही आपका कूलम्ब फोर्स भी था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो था मैंने आपको कूलम्ब फोर्स बता दिया। ठीक, अब इसी के आगे चलते हुए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और बता देते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ये हो गया आपको कूलम्ब फोर्स। कूलम्ब फोर्स में फार्मूला भी आता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये Q1 Q2 क्या था, दो चार्ज के बीच की, ये Q1 Q2 क्या है, दो चार्ज हो गए, और R क्या है, इन दोनों चार्जों के बीच की डिस्टेंस। यहाँ देखिए ये क्यों था, यहाँ मैंने एक चार्ज प्लेस कर दिया Q नॉट, तो ये फोर्स फील किया, जो फोर्स फील किया उसकी वैल्यू ये आ गई। यही आपको क्या है, कूलम्ब्स लॉ। तो अब लास्ट स्टेप पे लिख देंगे, दिस इज अ कूलम्ब्स लॉ, दिस इज अ कूलम्ब्स लॉ। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसके आगे थोड़ा सा बता देता हूँ और आगे इसके। देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ने से पहले हम यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इसका हमें यूज़ पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको 11th क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर या रोटेशन चैप्टर से पहले सेंटर ऑफ मास पढ़ाया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सॉरी मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ आज हम बात करेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये क्या होता है, इसमें बेसिकली 3 तरह के हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें पढ़ने होते हैं। तो पहला हमें जो पढ़ना है, सबसे पहली बात हमें जो पढ़ना है उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद सेकंड वन है वो हमारा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट वन है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक एक करके आइए हम पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है, लीनियर। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए इसमें हमें क्या समझना है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज डिफाइंड एज, देखिए इसको हम डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया, इसका जो सिंबल दिया गया है वो होता है लैम्डा बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ देखिए लैम्डा इज इक्वल टू फार्मूला क्या बना, चार्ज अपॉन लेंथ। और एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई एक कंडक्टर ले लेते हैं, तो कोई एक मटेरियल लेते हैं, मान लीजिए पंप देते हैं, यानी इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली है रॉड पे, पॉजिटिव 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 या निगेटिव हो सकता है कोई भी चार्ज, ठीक है। तो ये चार्ज क्यों इस पर डिस्ट्रीब्यूट है, जिसमें कि इसकी लेंथ, टोटल लेंथ है इसकी, हम मान लेते हैं इसकी टोटल लेंथ कैपिटल एल, क्या है कैपिटल एल, यानी लैम्डा इक्वल टू हम यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Q बाई एल। फार्मूला बना लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, ये फार्मूला मिल गया। अच्छा इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट जो इसकी आएगी वो होगी कूलाम, चार्ज की यूनिट होगी कूलाम, लेंथ के केस में मेजर करते हैं मीटर, क्या लिखेंगे कूलाम मीटर। अब इसके बाद आता है सेकेंड, आपका सेकेंड वन है, सेकेंड है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिया क्या, एक रॉड, मतलब एक लाइन, एक वायर पे अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा पर्टिकुलर लेंथ, अभी जैसे मैंने टोटल लेंथ की बात कर ली थी, ले लिया, अगर मैं इसमें छोटा सा लेंथ लेता तो क्यू अपॉन, मान लीजिए यहाँ लेता छोटा लेंथ डीएल लेता, यहाँ लिखता क्यू बाई डीएल, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें जो यहाँ पे समझना है सरफेस है, मतलब हमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री लेनी होती है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जैसे आपका हो गया कोई स्क्वायर प्लेट हो गई, देखिए यहाँ पे कैसे समझेंगे, सरफेस एरिया बेसिकली लेना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक ये प्लेट है, एरिया प्लेट है, ये मान लेते हैं हमारी ये प्लेट है जिसपे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव पॉजिटिव, जिसकी एरिया हम मान लेते हैं एरिया बराबर ए है, इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है क्यू है, ठीक है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इसको लिखने का तरीका होता है, आप इसको सिग्मा से भी लिख सकते हैं, रो से भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हम सिग्मा लिखते हैं क्योंकि बुक्स में भी सिग्मा ही मेंशन है, यहाँ देखिए सिग्मा से लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, क्या बोला गया सरफेस एरिया, दैट इज हम इसको लिखेंगे सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। अब यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है क्यू, एरिया क्या माना ए, तो फार्मूला क्या मिल गया आपका, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए हो गया, ये आपका फार्मूला। अब आती बात इसकी एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट हम लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी इज, क्या है चार्ज की यूनिट हो गई कूलाम, एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, तो यहाँ हम लिखेंगे कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसमें ये डायग्राम बना लीजिएगा, यहाँ लिख लीजिएगा, इसकी जगह क्या है सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई ए है, ये क्या है लैम्डा लिखेंगे तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल आएगा, ये इसका फार्मूला हो गया और ये इसका हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। एक लास्ट आपको बच रहा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको भी देख लीजिए, लास्ट टॉपिक इस एप्लीकेशन के पहले। देखिए लास्ट आपका है थर्ड पार्ट है, इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड क्या है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है आपका वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसमें क्या है, नाम से पता चल रहा है, जो सरफेस था सरफेस से डिवाइड किया गया सरफेस एरिया से, और यहाँ पे नाम से आपको याद करना है वॉल्यूम है, यानी ये वॉल्यूम से डिवाइड हो जाएगा। ये किसके लिए होगा, बेसिकली 3D ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखिए ये कैसे, मान लीजिए कोई वॉल्यूम निकालना होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें ओवरऑल वॉल्यूम पे,
वॉल्यूम जिसके भी निकालते हैं वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट ही होते हैं। जैसे देखिए 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में मान लेता हूँ ये क्यूब ले लेते हैं। ये हमारा क्यूब है। अब इस पर मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया यूनिफॉर्मली सभी जगह। मान लेते हैं इस पर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो पॉजिटिव चार्ज था सभी पर। ठीक है, ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इस चार्ज की वैल्यू हम मान लेते हैं, इस चार्ज जो आपका चार्ज है वो क्यू है और इसका वॉल्यूम वी है। ठीक, यहाँ देखिए इसको हम लिखेंगे, इसका सिंबल होता है रो से लिखते हैं। ठीक, डिफाइन कैसे करते हैं, लिखेंगे इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसे डिफाइन करते हैं चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो फार्मूला बना रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यानी चार्ज क्यू है वॉल्यूम वी। फार्मूला क्या बना, रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये हो गया आपका इसका फार्मूला। और इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट ले लीजिएगा एसआई यूनिट ऑफ रो। एसआई यूनिट क्या होगी, चार्ज की हो गई कूलाम, वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब, कूलाम पर मीटर क्यूब। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके गॉस लॉ के और एप्लीकेशन बताए जाएंगे। अभी आपके 2-3 एप्लीकेशन और बचे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद गॉस लॉ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पे जो है आपका लाइन चार्ज का है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम आगे बताते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।